हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको हमारी तरफ से नमस्कार। आज जो है अपन फिर से शिक्षण विधियों की क्लास में जो है दोस्तों आए हैं, और शिक्षण विधियों के अंदर कहें या आपके रीति विज्ञान कहें दोस्तों, तो आज की आपकी क्लास जो होगी वो 6 नंबर की होगी। मतलब 5 क्लास से अपन कर चुके हैं, लगभग 250 प्रश्न जो है अपन कर चुके हैं। थोड़ी सी टाइमिंग मैंने क्लास की चेंज कर दी है। अभी टेलीग्राम से आप लोग जुड़ गए होंगे या मेरे मोबाइल स्टेटस से जुड़ गए होंगे, इसकी सूचना आपको मिलेगी। ये क्लास मॉर्निंग में या दिन में शिफ्ट हो जाएगी। रीति विज्ञान की क्लास 1-2 दिन के अंदर आपको दिन में या फिर मॉर्निंग में मिलेगी, नाइट में नहीं मिलेगी। नाइट में आपको साइकोलॉजी मिलेगी, शाम को आपको शैक्षिक परिदृश्य मिलेगा, और रीति विज्ञान जो मिलेगी आपको दिन में मिलेगी। कंटिन्यूटी क्लासों की जो हो रही है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा आगे पीछे मिलेगी क्लास। उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपकी तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पेज आपने ज्वाइन कर ही रखा है। आज आपके प्रश्न वो है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, बहुत तेज गति से चलेंगे। मेरा पूरा मूड है कि आज की क्लास को आधे घंटे में कंप्लीट किया जाए दोस्तों। मेरा पूरा इरादा है कि 50 प्रश्नों को एक बार अपन देखें 30 मिनट में कवर कर सकते कि नहीं कर सकते। एक बार प्रयास किया जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा अपन को कम से कम। तो जुड़ जाइए आप मेरे साथ, हो जाए तैयार, और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। बालकों को वर्तनी की शिक्षा का ज्ञान कौन से स्तर पर दोगे? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर? भाई वर्तनी का ज्ञान तो प्राइमरी लेवल पर कंप्लीट हो ही जाना चाहिए कम से कम। उच्च प्राथमिक स्तर पर हल्का फुल्का व्याकरण का ज्ञान बालक जो है, या अपन यूं कह सकते हैं कि बालक रचना करना जो है हल्का फुल्का प्रारंभ कर देगा। तो यहां पे अपना उत्तर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक स्तर। यहां पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी लेवल पे बालकों को वर्तनी का विधिवत ज्ञान कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में बात करूं दोस्तों कि दूसरा प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय या शब्दावली। दोस्तों भाषिक सामग्री को अपन कहते हैं शब्दावली। सबसे सिंपल तरीका, शब्द जो है वो अपने आप में एक भाषिक सामग्री कहलाते हैं। मूल विषय वस्तु प्रत्यय ये सब ठीक है, लेकिन शब्द जो है वो भाषिक सामग्री, जो इसको भाषा के बगैर कभी भी बोला नहीं जा सकता। बुलेटिन बोर्ड क्या है दोस्तों? श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, कोमल सामग्री है। तो ध्यान रखिए जितने भी प्रकार के बोर्ड आते हैं वो सारे के सारे कौन सी सामग्री में गिने जाएंगे? आपके दृश्य सामग्री में गिने जाएंगे। फिर चाहे फ्लैनल बोर्ड हो, चाहे श्यामपट हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे ग्रीन बोर्ड हो, चाहे बुलेटिन बोर्ड हो। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है? शिक्षक निर्मित मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या प्रमापीकृत? मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं दोस्तों, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत का निर्माण विशेषज्ञ करते हैं, ब्लूप्रिंट के आधार पर करते हैं, बड़े स्तर पर लिया जाता है और किसी संस्था जो है इस कार्यक्रम या इस परीक्षण का आयोजन करवाती है। जबकि अप्रमापीकृत विद्यालय स्तर पर होते हैं, शिक्षक निर्माण करते हैं और कम विश्वसनीय होते हैं। दोस्तों इन्होंने पूछा कि सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होगा? तो अधिक विश्वसनीय होगा आपके प्रमापीकृत, जो विशेषज्ञों के द्वारा क्या होता है दोस्तों? निर्मित होता है। यहां पे शिक्षक निर्मित को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा अप्रमापीकृत नाम से भी जानते हैं। अप्रमापीकृत परीक्षण जो है दोस्तों किसको कहा जाएगा? तो याद रखिएगा अप्रमापीकृत परीक्षण जो है आपके शिक्षक निर्मित परीक्षण को कहा जाएगा। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। कई बार यह प्रश्न आ चुका है। व्यापकता में विषय की व्यापकता भी होती है, उपकरण भी होती है, दायरे की भी होती है। प्रश्नों की कोई व्यापकता नहीं होती। प्रश्नों की मतलब सीसीई के अंदर जो शब्द है व्यापकता, उसमें विषय की व्यापकता हो सकती है, उपकरण की व्यापकता हो सकती है, दायरों की व्यापकता हो सकती है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता का संबंध उस सीसीई वाली व्यापकता के साथ में नहीं है। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नों की व्यापकता। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना से ग्रंथि से पीड़ित है। यानी कि एक ऐसा कोई बालक है जो अपने आप को जरूरत से ज्यादा क्या समझ रहा है दोस्तों? असमर्थ, कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को हारा हुआ और अपने आप को हीन भाव का मतलब दूसरों से अपने आप को क्या समझ रहा है? बालक कमजोर समझ रहा है, उसको अपने आप का आत्मविश्वास खो बैठा है, उसके अंदर किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आप एक शिक्षक हो, आप एक शिक्षक होने के नाते उस बच्चों के साथ में किस प्रकार का बिहेवियर करोगे, किस प्रकार का व्यवहार जो है उस बालकों के साथ में आप निष्पादित करोगे? ऑप्शन ए के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करोगे, दंड दोगे, परिवार को सूचना दोगे, या मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा दोगे? तो दोस्तों यहां पे अपना उत्तर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। हम उस बच्चे के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे दोस्तों? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। बच्चा खूब जिंदगी में होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो जैसे हम लोगों में से किसी का चयन नहीं होता, हम टीचर के पास में क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। सिलेक्शन जो है सही समय का आपके लिए कुछ अच्छा भगवान ने सोच रखा होगा, बड़े एग्जाम की तैयारी कर, हो सकता है उसमें तुझे सफलता मिल जाए। ये क्या है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दिया जा रहा है। तो जो लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, जो लोग कमजोर हो जाते हैं, तो उनके साथ में आपको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मित्रों के साथ में घूमने के लिए नहीं भेजना चाहिए ना। बाकी मित्र तो आपने के लिए आ जाए, टेंशन वेंशन की जरूरत नहीं है ना। महफिल वहफिल समझते 2-2 घूंट लगा, सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। तो मित्रों के साथ में तो उनको नहीं भेजना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ करना है।
आगे देखिएगा प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। देखो आलोचना, ये प्रश्न पहले आ चुके हैं। आलोचनात्मक प्रश्न जो होते हैं वो निबंधात्मक प्रश्न में आते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न में भी व्याख्या करनी पड़ती है, यह एक प्रकार का मुक्त मंत प्रश्न है। व्याख्यात्मक प्रश्न जो है वो भी एक प्रकार का मुक्त अंत है। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह वाले जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो कौन सी श्रेणी में रखे जाएंगे, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखे जाएंगे। बाकी आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक प्रश्न जो होंगे वो कौन से कहलाएंगे दोस्तों, अंत मुक्त या अंत मुक्त प्रश्न अपन इनको कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या करनी पड़ती है, व्याख्या लिखनी पड़ती है दोस्तों। बंद अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न। मौन पाठ का क्या लाभ है दोस्तों, आप साइलेंट रीडिंग करते हो दोस्तों, साइलेंट रीडिंग का क्या बेनिफिट्स है, साइलेंट रीडिंग पढ़ने का क्या। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, साइलेंट रीडिंग एक प्रकार का आर्ट है। मौन पाठ करना एक अपने कला है। यह कला सभी के पास में नहीं होती, इस कला में दक्ष होना पड़ता है दोस्तों। हर कोई साइलेंट रीडिंग नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलेगा। जब आप मौन रीडिंग कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, तो उच्चारण तो कहीं से होगा, तो इसको तो काट ही दो पहले। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, बलक अपने आप खुद पढ़ने लगता है। ये बिल्कुल सही कथन है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। कैसे संवर्धन होगा शुद्धता का, जब आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, शुद्धता कहां से आएगी, काट दो। एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना एकाग्रचित हो सकता है, लेकिन ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण कैसे करेगा, साइलेंट रीडिंग हो रही है यहाँ पे। सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपके स्व अध्याय की प्रवृत्ति क्या होती है, बालकों के अंदर विकसित हो जाती है। तो यहां पे आपका जो सत्य आंसर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, ये एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी एक अच्छी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, वैधता बिल्कुल एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। वस्तुनिष्ठता भी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। आत्मनिष्ठता नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखना। आत्मनिष्ठता आप एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं, बाकी व्यापकता भी पाई जाती है। वैधता का अर्थ क्या होता है, जिस उद्देश्य का निर्माण किया है उसी उद्देश्य का मूल्यांकन लेना। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, एक से अधिक टीचर मिलकर के किसी भी एग्जाम्स की कॉपी को चेक करें, नंबर अगर बराबर आ रही है, वस्तुनिष्ठता है। व्यापकता का मतलब क्या हो गया, ऐसा प्रश्न या ऐसा मूल्यांकन जिसके अंदर पूरे पाठ्यक्रम को समावेश किया गया हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी व्यापकता कहलाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आत्मनिष्ठता। फिर आपका प्रश्न आता है दोस्तों, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है दोस्तों। उद्बोधन विधि की बात की जा रही है दोस्तों, यहां पे बात की जा रही है दोस्तों। दृश्य विधान बिल्कुल उसका उपभेद कहलाता है, अभिनय भी कहलाता है, कहानी भी कहलाता है। अनुवाद नहीं होता है दोस्तों, अनुवाद उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं कहलाता है। दृश्य विधान विधि को भी अपन उद्बोधन विधि का उपभेद कहते हैं, अभिनय विधि को भी उद्बोधन विधि के नाम से जाना जाता है, कहानी विधि को भी उद्बोधन विधि की कहा जाता है। उद्बोधन का मतलब कहना, तो एक प्रकार का मतलब बोलना, लेकिन अनुवाद को जो है दोस्तों उद्बोधन विधि में नहीं था। अनुवाद का मतलब उस लाइन को केवल ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन जो है वो उद्बोधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां पे इसने नहीं पूछा है, तो चौथा वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती है। आपके सामने 4 विधि लिखी हुई है दोस्तों, जिसके आधार पर आपको बताना है कि किस विधि के अंतर्गत व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से का मतलब क्या होता है, व्याकरण पढ़ाना, यह स्वतंत्र रूप है। आपको ऐसी विधि बनानी है जिसमें व्याकरण से अलग से नहीं पढ़ाई जाती है। जो पाठ आपको पढ़ा रहे हैं उनके माध्यम से ही जहां जब जैसी जरूरत होती है तब व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज है दोस्तों, कि व्याकरण का ज्ञान जो है दोस्तों स्वतंत्र रूप से नहीं देने वाली 2 विधियां हैं। एक विधि जो होती है दोस्तों वो तो होती है आपकी भाषा संसर्ग विधि। भाई कौन सी विधि आती है, आपके भाषा संसर्ग विधि। एक विधि जो आती है वो कौन सी आती है, आपके समवाय विधि। भाषा संसर्ग में तो क्या किया जाता है दोस्तों, व्याकरण का ज्ञान देने के लिए उत्तम लेखकों की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। भाई क्या पढ़ाई जाती है दोस्तों, उत्तम लेखकों की पुस्तकें क्या की जाती है दोस्तों, पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। जबकि आपके समवाय विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, गद्य पद्य शिक्षण के दौरान, भाई किसके दौरान, आपके बालकों को या तो आप गद्य पढ़ा रहे हो या पद्य पढ़ा रहे हो, गद्य पद्य शिक्षण के दौरान ही आप व्यवहारिक रूप से जो है दोस्तों, व्यवहारिक रूप से किसका ज्ञान दे देते हैं अपन, व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। जैसे जहां विलोम शब्द आएगा वहां पे विलोम शब्द बता दोगे, जहां पे आपके प्रत्यय आ रहा है वहां पे प्रत्यय बता दिया, जहां पे उपसर्ग आ रहा है उपसर्ग बता दिया। मतलब अलग से आप ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हो। तो इसने पूछा है कि व्याकरण के स्वतंत्र रूप से किसके अंदर नहीं दी जाती है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। आगमन विधि को तो व्याकरण की एक अच्छी विधि मानी जाता है दोस्तों, निगमन विधि भी है, पाठ्यपुस्तक विधि भी है, इनमें व्याकरण अलग से पढ़ाई जाती है। लेकिन भाषा संसर्ग विधि ऐसी है जिसका व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती। ऐसी एक समवाय विधि भी होती है। इस समवाय विधि को आपके सहयोग प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। और जो बच्चे संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को ध्यान रखना है, सहयोग प्रणाली या समवाय प्रणाली आपके संस्कृत में नाटक शिक्षण की एक बेहतरीन विधि या श्रेष्ठ विधि मानी जाती है।
बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया था? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, आरसीएम उपागम। आरसीएम उपागम क्या होता है, हटाओ इसको। मॉरिसन उपागम, देखो मॉरिसन उपागम मॉरिसन ने दिया, हर्बर्ट उपागम हर्बर्ट ने दिया। इन्होंने दिया था दोस्तों मूल्यांकन उपागम। बी.एस. ब्लूम ने क्या दिया था? आपका मूल्यांकन उपागम दिया था, जिसके अंदर इन्होंने समझाया था कि सबसे ऊपर जो शब्द आता है दोस्तों, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की अवधारणा को इसने क्या किया था दोस्तों, परिभाषित किया था। सबसे ऊपर इन्होंने उद्देश्य रखा था कि मूल्यांकन में सबसे पहले उद्देश्य का निर्माण किया जाता है, फिर जो है बालकों को अधिगम अनुभव कराया जाता है, अर्थात बालकों को शिक्षण करवाया जाता है, फिर उसके बाद में क्या लिया जाता है, आपका मूल्यांकन लिया जाता है। अर्थात इस उद्देश्य और ये अधिगम अनुभव दोनों कितने प्रभावी रहे, इसका पता जो चलता है वो किसके माध्यम से चलता है? मूल्यांकन के माध्यम से चलता है। तो बी.एस. ब्लूम ने जो है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, उद्देश्यों का वर्गीकरण भी ब्लूम ने ही किया था, और मूल्यांकन का उपागम जो दिया है वो भी किसने दिया था? बी.एस. ब्लूम ने ही दिया था। यहां आपको ये नाम याद रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? बी.एस. ब्लूम ने कौन सा दिया था? मूल्यांकन उपागम। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को तोड़ना, किसी भी चीज को छोटा करना। अब देखिएगा, वाक्य से आप पैराग्राफ बनाओगे, शब्द जुड़ रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। शब्द से वाक्य बन रहा है, तब भी शब्द ये संश्लेषण हो रहा है, विश्लेषण नहीं हो रहा है। वर्ण से शब्द बन रहा है, ये भी संश्लेषण हो रहा है। विश्लेषण कहां हो रहा है? शब्द से वर्ण, यानी कि यहां से शब्द से टूट करके वर्ण बनाए, या वर्ण से जुड़ करके शब्द बनाए, शब्द से जुड़कर वाक्य बनाए, वाक्य से जुड़कर पैराग्राफ बनाए। तीनों के अंदर संश्लेषण विधि आ रही है। लेकिन विश्लेषण विधि जो चलती है वो कैसे चलती है? आपके शब्द से वर्ण की ओर। और जो संश्लेषण विधि चलती है वो कैसे चलती है? आपके वर्ण से शब्द की ओर। ये आपको यहां पे हल्का सा ध्यान रखना है। फिर चलिएगा अगला प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों में गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, यह परीक्षण निम्न में से कौन सी विशेषताओं को दर्शाता है? ये क्या कह रहा है कि एक कोई बालक है जो गणित के विषय के अंदर उसने परीक्षा दी थी, और 80 में से उन्हें अलग अलग एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से जो है उस परीक्षण को परीक्षित करवाता है या जांच करवाता है। तो दोनों को अलग अलग से जांच करवाई, तो दोनों को उसको 80 में से 42 नंबर दिए। यह तब हो सकता है जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंदर या तो पूरे नंबर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो उसने 42 प्रश्न सही किए होंगे, तो 80 में से 42 नंबर दे दिए उसको, है ना। यदि मान लो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं तो कोई ना कोई मात्राओं की मिस्टेक भी अगर ज्यादा निकल जाती है तो नंबर काट देते हैं, राइटिंग के नंबर काट देते हैं, या शब्दों का संयोजन सही नहीं होता तो नंबर काट देते हैं। ये विशेषता आपकी कहलाएगी वस्तुनिष्ठता, है ना। आप अंकों की समानता समझ करके विश्वसनीयता सही मत कर देना, यहां पे वस्तुनिष्ठता उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। सीमा का मतलब होता है दोस्तों दोष। सिंपल भाषा में हम सीमा को क्या कह सकते हैं दोस्तों? सिंपल भाषा में अपन सीमा को कहते हैं दोस्त। तो निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार या ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनके क्या क्या दोष है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप करना, या सभी। तो यहां पे देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आप अनुमान लगा सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। निर्माण में कठिनाई होती है, बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का निर्माण करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, बिल्कुल सही है दोस्तों। कठिन चीजों को अपन नहीं माप सकते, सरल प्रक्रियाओं का जांच हो सकती है। ये सभी आपके मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या कहलाते हैं दोस्तों? दोष कहलाते हैं। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधियों को औपचारिक कक्षा में व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो आप औपचारिक रूप से या चालू कक्षा के अंदर, जो गतिशील कक्षा होती है उसके अंदर उस विधि को अप्लाइड नहीं कर सकते हो? कौन सी विधि को? ऑप्शन ए के आगमनात्मक विधि। आगमन विधि को आप बिल्कुल आप चालू कक्षा में अप्लाई कर दो, कहां दिक्कत होगी। निगमन विधि को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां पे होने वाली नहीं है। प्रायोजना विधि को आप नहीं कर सकते हो। प्रायोजना विधि या योजना विधि को चालू कक्षा, क्योंकि प्रायोजना योजना विधि जो होती है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि होती है, उसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम निर्धारण करना पड़ता है। ये प्राइवेट स्कूल वालों की तरह नहीं है कि चालू स्कूल में जब भी टाइम मिला ले, ये कल ये प्रोजेक्ट बना करके लेकर के आ जाना, या ये प्रोजेक्ट जमा करवा देना, नहीं। इसके लिए एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, योजना तैयार करनी पड़ती है, कार्यक्रम का निर्धारण करना पड़ता है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना पड़ता है, फिर प्रोजेक्ट का मूल्यांकन और विश्लेषण होता है। तो यहां पे आप चालू कक्षा के अंतर्गत प्रायोजना विधि का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते हो। आपको यहां पे ध्यान रखना है, वैदिक कुछ नहीं है। वैदिक विधि का प्रयोग भले ही करो ना। वैदिक विधि का मतलब परंपरागत विधि। वैदिक विधि का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? परंपरागत विधि, व्याख्यान विधि जो आपकी आती है उसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है दोस्तों? है ना, गणित वाले बच्चों के लिए ये प्रश्न स्पेशल मूर्त विज्ञान है यहाँ पे, है ना। अमूर्त विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान या सापेक्षित विज्ञान। हम सब लोग जानते हैं गणित एक प्रकार का अमूर्त विज्ञान है, जिसमें चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, तर्क की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें उत्तर सामने से होता है, लेकिन वो कैसे आए इसका पता लगाना पड़ता है। उत्तर में एक प्रक्रिया छिपी हुई होती है या प्रक्रिया में एक उत्तर छिपा हुआ होता है। तो यहां अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का अमूर्त विज्ञान है, इसमें मूर्त रूप से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो सही आंसर यहां पे आपका अमूर्त विज्ञान हो जाएगा। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो गणित की तर्क को परिभाषित नहीं करता है दोस्तों?
शुद्धता बिल्कुल सही है दोस्तों, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता या विषय की निष्ठता। तो यहां पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से तार्किकता की विशेषता से संबंधित नहीं है विषय निष्ठता। देखो मौलिकता, शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, ये सब गणित की तार्किकता की विशेषता कहलाती है दोस्तों। लेकिन ये कह रहा है कि कौन सी नहीं है, तो विषय निष्ठता। विषय पर आधारित गणित एक विषय नहीं है, गणित एक प्रोसेस है, गणित एक प्रकार का साइंस है, गणित एक प्रकार का यूं कह सकते हो कि संयोजित सब्जेक्ट है, समावेशी विषय जिसको अपन कह सकते हैं वो है, जिसमें सभी विषयों का मूल छिपाया हुआ होता है। गणित के ऊपर लगभग सभी विषय जो है दोस्तों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं दोस्तों, आश्रित होते हैं। तो इसीलिए अपन विषय निष्ठता इसको नहीं कह सकते। निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों है दोस्तों? ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती, या मौखिक रूप से प्रश्न को हल करने के योग्य बनाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पेपर पेंसिल की वजह से या समय बचाने के चक्कर में अपन मौखिक परीक्षाएं ले रहे। अपना उत्तर जो सही आएगा वो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। बालक तेज गति से गणना करना सीखता है, तेज गति से जो है संख्याओं का पता लगाना सीखता है, अपनी तर्क चिंतन करने की गति को बढ़ा सकता है। इसीलिए गणित के अंदर मौखिक गणनाएं करना ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? सिंपल सा प्रश्न ये कह रहा है कि सूचना और दूरसंचार तकनीकी के अगर आपको उपकरणों का विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण अगर आपको पढ़ाना है तो इसमें से कौन सा उपकरण सबसे बढ़िया रहेगा? प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, या आपके इंट्राफ्रैक्शनल वाइड बैंड, या टेलीविजन? तो यहां पे दोस्तों आपका इंट्राफ्रैक्शनल वाइड बैंड सबसे बढ़िया रहेगा। भाई व्हाइट बोर्ड जो होता है वो सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों, जिसको अपन कहते हैं अंतःक्रियात्मक श्याम पट्ट, अंतःक्रियात्मक सफेद बोर्ड या श्याम पट्टिका, अंतःक्रियात्मक सफेद पट्टिका, सॉरी श्याम नहीं, सफेद पट्टिका। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपके अंतरक्रियात्मक श्वेत पट्टिका। यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऐसी श्वेत पट्टी जो अंतरक्रियात्मक जो ग्राफ वगैरह बनी हुई है उसको समझाने में थोड़ा सा क्या होता है, आसानी होती है। ग्राफ तो आपने देखा होगा श्वेत पट्टिका के ऊपर, वो वाला। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पश्चात किया जाना चाहिए? सिंपल सी बात है कि संश्लेषण विधि का प्रयोग करने से पहले विश्लेषण विधि का प्रयोग करना पड़ता है ना। तो जरूरी है, जैसे निगमन से पहले आगमन, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, संश्लेषण से पहले किसका प्रयोग होना चाहिए? विश्लेषण का। तो यहां पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? विश्लेषण विधि आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित नहीं है। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको भावात्मक पक्ष से संबंधित है? सॉरी नहीं है, भावात्मक पक्ष से संबंधित है। देखिएगा ज्ञान, अनुप्रयोग और बोध, ये आपके जो जितने भी हैं वो मानसिक पक्ष से संबंधित है दोस्तों, आपके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। लेकिन मूल्यों का विकास करना या अनुमूल्यन जो है वो क्या है? एक प्रकार का आपका भावात्मक पक्ष है। तो इसने पूछा कि इसमें से कौन सा पक्ष भावात्मक है, तो अपना उत्तर सही क्या हो जाएगा? अनुमूल्यन। बहुत सिंपल प्रश्न जो है आज की कक्षा के अंतर्गत लेकर के आए, ताकि आप थोड़ा जुड़े। बहुत कठिन कठिन प्रश्नों का सामना आपने 5 क्लासों के अंदर किया है, आज आपके प्रश्न आ रहे हैं सब, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? वापस ये प्रश्न है, देखो विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विभेदकारिता होती है। योजना नाम की कोई भी मूल्यांकन की विशेषता यहां पे नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन कौन सी होती है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, विभेदकारिता, मानकता, व्यवहारिकता, संतोष, है ना। ये जितनी भी व्यवहारिकता है ना, ये जितने भी होती है ये क्या कहलाती है? आपकी विभेदकारिता। ये क्या कहलाती है? आपकी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता के लिए। योजना किसी प्रकार, योजना एक प्रकार का मेथड है टीचिंग दोस्तों, यहां पे योजना कोई आंसर आपका नहीं होगा। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऐसी सामग्री जिसका प्रक्षेपण किया जा सके, उस सामग्री को अपन क्या कहते हैं? प्रक्षेपी सामग्री। यानी कि जो कोई चीज होती किसी और जगह पे है और दिखती किसी और जगह पे है, वो सामग्री कौन सी कहलाती है? अपनी प्रक्षेपी सामग्री कहलाती है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट या मॉडल। तो आपको ध्यान रखना है चार्ट, मॉडल और बुलेटिन बोर्ड ये तो जहां है वही दिखेंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको अपन OHP भी कहते हैं दोस्तों, ये आपका जो प्रोजेक्टर है वो किसका उदाहरण होगा? आपके प्रक्षेपी विधि का क्या माना जाएगा? आपके उदाहरण माना जाएगा। तो प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण कौन सा होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? क्या शब्द दिया है भाई? ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जो आपके मानसिक निष्कर्ष को जो है दोस्तों वैल्यू देती है?
व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि। यहां पे देखिए दो चीज होती है आपके, व्याख्यान विधि को तो काट दो, ये तो उत्तर नहीं होगा। यहां पे आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि। ये कह रहे कि मानसिक निष्कर्ष को महत्व प्रदान करती है। और प्रयोगशाला विधि के अंदर बालक अवलोकन से सीखता है, लेकिन मानसिक निष्कर्ष जो निकालता है बालक कहां निकालेगा, यहां पे समस्या समाधान विधि के अंतर्गत, यानी कि जो अपने पूरे दिमाग से जो उत्तर निकालेगा वो समस्या समाधान विधि में निकलेगा। प्रयोगशाला विधि के अंदर तो हल्का फुल्का क्या करता है बालक, इधर उधर से अवलोकन करते कि क्या करता है दोस्तों, सीखता है। लेकिन यहां पे सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जो विज्ञान का उत्पाद नहीं कहलाता है। प्रयोग करना रिजल्ट आएगा, परिकल्पना करना एक प्रकार का उत्पाद है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति वो भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, आपके एक प्रकार का सॉरी उत्पाद नहीं है ना। ये कह रहा है कौन सा उत्पाद अंतर्गत आता है। प्रयोग करना कोई रिजल्ट उत्पाद नहीं है, एक प्रकार का उत्पाद नहीं है। परिकल्पना बनाना भी एक प्रकार का कोई उत्पाद नहीं है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति भी कोई उत्पाद नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक नियम, ये एक रिजल्ट आएगा, नियम बनाना एक प्रकार का क्या है दोस्तों, उत्पाद है। जो मतलब यूं उत्पाद का मतलब क्या होता है, किसी का परिणाम है, तो नियम एक परिणाम है। प्रयोग करना प्रोसेस है, परिकल्पना प्रोसेस है, अभिवृत्ति एक प्रोसेस है, लेकिन नियम जो है एक प्रकार का रिजल्ट है। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नियम। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण के सभी उद्देश्य आ जाए। दल शिक्षण की बात करें दोस्तों, दल शिक्षण के अंदर ज्ञानात्मक आ जाता है, क्रियात्मक भावात्मक पक्षों का विकास नहीं, सभी पक्ष दल शिक्षण में भी नहीं आते। माइक्रो टीचिंग की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण नहीं आ सकते। मस्तिष्क उद्वेलन नहीं, अभिक्रमित अनुदेशन नहीं। यहां पे आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये एक प्रकार का बोनस अंक है दोस्तों, अपन किसी भी विधि को इसका आंसर नहीं दे सकते भाई, सारे ऑप्शन गलत है। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए। भाई विज्ञान शिक्षण हो, गणित शिक्षण हो, हिंदी शिक्षण हो, संस्कृत शिक्षण हो, कोई सा भी शिक्षण हो, यदि कठिनाइयों के निदान के उपरांत यदि कुछ किया जाता है तो वो क्या किया जाता है, आपके उपचारात्मक शिक्षण। सिंपल सी तरीका है भाई, निदान के बाद जो होता है वो क्या होता है, आपके उपचारात्मक। भाई प्रोसेस क्या चलता है आपका, सबसे पहले क्या करवाते हैं अपन, शिक्षण। भाई शिक्षण के बाद क्या करवाते हैं बच्चों से, अभ्यास। अभ्यास के बाद हम बच्चों का क्या लेते हैं, परीक्षण। परीक्षण से क्या पता चलती है हमें, समस्या। फिर उसके बाद में अपन क्या लेते हैं, परीक्षण के बाद में निदान। निदान से हमें क्या पता चलता है, इस समस्या के कारण। फिर अपन निदान के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, उपचार। और उपचार से क्या होता है, समस्या का समाधान। तो बिल्कुल सिंपल सा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण। ये एक प्रोसेस जो है जिस प्रकार से एक रन किया जाता है। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, क्या कहलाती है, मूल्यांकन। मैंने आपको यह कहा था कि उद्देश्य का सीधा संबंध मूल्यांकन से होता है, क्योंकि हम पढ़ाने से पहले उद्देश्य का निर्माण करते हैं और पढ़ाने के बाद मूल्यांकन लेते हैं। मूल्यांकन क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति कहां तक हुई पता चल जाए, जो उद्देश्य हमने निर्माण किए थे वो उस उद्देश्य को अपन कहां तक ले जा सके इसका पता चल जाए। इसके लिए तो अपन क्या लेते हैं, यहां पे मूल्यांकन लेते हैं। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, मूल्यांकन। परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य में आता है। परिभाषित करना मतलब किसी भी प्रकार की परिभाषा देना, यह किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, भावात्मक, साइको एक्टिव, संज्ञानात्मक, भावात्मक या मनोगीत। दोस्तों ये एक प्रकार का ज्ञानात्मक उद्देश्य है। हम जो उद्देश्य बनाते हैं ना, ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कौशल, अनुप्रयोग, इसमें जैसे परिभाषा देना, किसी की पहचान करना, प्रत्यस्मरण करना, प्रत्यभिज्ञान करना, इस प्रकार के जितने भी शब्द आते हैं दोस्तों वो सारे संज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पे परिभाषा देना भी कौन सा हो जाएगा, संज्ञानात्मक। तो परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक प्रकार का ये ज्ञानात्मक पक्ष है या संज्ञानात्मक पक्ष है। यहां पे जो सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। अभिक्रमित, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात की जाए दोस्तों तो आप सब लोगों को पता है कि यहां पे अपन जैसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है दोस्तों स्किनर ने डेवलप किया था। अभी किसने किया था दोस्तों, स्किनर ने जो है इसको क्या किया था, आपके विकास किया था। आपको इस चीज का क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो यहां पे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षण पद, प्रस्तावना पद, परीक्षण पद या अध्ययन पद। देखिए ये कह रहा है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है, वो है आपका शिक्षण पद। इसमें दो ही चीज होता है, शिक्षण पद
और उसके बाद में प्रश्न। तो शिक्षण पद जो है वो आपके पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है और प्रश्न जो है वो आपके मूल्यांकन से संबंधित है। तो अभिक्रमित अनुदेशन में दो ही शब्द होते हैं, या तो प्रश्न होंगे या फिर विषय वस्तु होगी। विषय वस्तु को अपन क्या कहते हैं? शिक्षण पद कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने विकसित किया था? स्किनर ने जो है दोस्तों विकसित किया था। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इसी आधार पर यह तय किया जाता है कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। यानी कि एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से हम इस चीज का पता लगाते हैं कि बालक ने कितना सीखा है, जिससे उस बालक या अलग अलग बालक को या बालक के एक समूह को हमें किस प्रकार की शिक्षा देनी है इसका हम निर्धारण कर सके। ये हम कब करते हैं? जब बालकों का योगात्मक आकलन करते हैं, जब सूचनात्मक आकलन करते हैं, जब निदानात्मक आकलन करते हैं या जब परीक्षण करते हैं दोस्तों। तो ये आपको ये बता रहा है कि एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और किस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक को व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में शिक्षण तय हो सकते। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहा जाता है योगात्मक आकलन या निदानात्मक आकलन। तो यहां पे देखो दो प्रश्नों के अंदर अपन उलझ चुके हैं। पहली लाइन जो है ये कह रही है कि ऐसी योजना जानने का प्रयास करते विद्यार्थी कितना समझे हैं, इसके लिए हमें मूल्यांकन लेना पड़ेगा, जिसको अपन योगात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं, परिनिदा परीक्षण भी कह सकते हैं, इसको अपन परीक्षण लेना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर ये कह रहा है कि ये तय किया जा सकता है कि इस बालक को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, इसके लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा? निदानात्मक आकलन लेना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को देखते हुए अपन को बोनस अंक देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 2 अंक सही निकल रहे हैं। फिर भी ये प्रश्न यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है? निदानात्मक आकलन को क्या कर देना है? सही कर देना है। बाकी अपन इस चीज को किस नाम से जानेंगे दोस्तों? बोनस अंक वाला प्रश्न है। गणित की उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करें? गणित के अपने मूल्य होते हैं। गणित की उन्नति ही देश की उन्नति है, या गणित की वृद्धि ही देश की वृद्धि है। तो ये देश की वृद्धि एक प्रकार की सामाजिकता है। ये गणित के सामाजिक मूल्य को क्या करती है दोस्तों? प्रदर्शित करती है। इसमें कोई नैतिक, कलात्मक या अनुशासनात्मक मूल्य नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके गणित के सामाजिक मूल्य को क्या करती है दोस्तों? ये प्रदर्शित करती है। एक प्रश्न देखिए, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली का उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। यह कह रहे हैं कि गणित शिक्षक जो है, गणित के जो शिक्षक है, उनको कहा जाता है कि आप गणित की शुद्ध शब्दावली बोलो, और बच्चों को भी अधिक से अधिक शुद्ध शब्दावली बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये क्या है? ये गणित शिक्षण की भाषा है, गणित शिक्षण के मूल्य हैं, गणित शिक्षण का संबंध है या उपकरण। तो दोस्तों ये गणित शिक्षण की भाषा है। गणित की अपनी एक भाषा है। जैसे अपन कहते हैं जोड़ना, अपन प्लस लगा देते हैं, अपन इंटू कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, भाग दे देते हैं, परसेंटेज निकाल देते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे अपन कोष्टक बंद करते हैं ना, इस प्रकार का कोष्टक होता है। ये क्या है? ये गणित की भाषा है, जिसके आधार पर एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, जिससे एक क्रिया को निष्पादित किया जाता है। तो गणित की भाषा, यहां पे उत्तर आपका क्या होगा? सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपके अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाती है दोस्तों। जैसे देखिएगा, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना। आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? एक प्रकार का अनौपचारिक विशेषता को नहीं है। अनौपचारिक एक प्रकार का ये कहना नहीं दर्शाता है। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझने अथवा चर्चा करने में व्यस्त हो तब उनको सुनना, ये भी अनौपचारिक एक प्रकार का। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को दिए जाने वाले उत्तरों की मॉनिटरिंग करना, भाई बिल्कुल सही है। ये भी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर अंक या ग्रेडिंग देना, यह एक प्रकार का औपचारिक हो जाएगा। अनौपचारिक, जहां ग्रेडिंग और नंबर दे दी जाए वहां पे औपचारिकता आ जाती है, अनौपचारिकता नहीं आती, वहां पे मात्रात्मक हो जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना। तो यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लीजिएगा अगला प्रश्न आपको क्या कहता है दोस्तों? विद्यार्थियों द्वारा गणित समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों को, प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्योंकि विद्यार्थी यदि गणित शिक्षण को पढ़ रहा है, उनकी समस्याओं के दौरान की जाने वाली जो गलतियां होती है या समस्या का समाधान के दौरान जो गलतियां करता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? या गलतियां करके उनको समझने की कोशिश करता है, ये गलतियां कैसे हुई, क्या नहीं हुई, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? गणित में एक शब्द आता है गणित त्रुटि विश्लेषण। इसको कहा जाता है त्रुटि विश्लेषण की हमने कहां गलती की है, कहां गलती की संभावनाएं छूट गई थी और कहां क्या। गणित की त्रुटि विश्लेषण इस बार आपके सब्जेक्ट में दे भी नहीं रखा है वैसे।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? इसमें से ऐसा कौन सी लाइन है जो गणित को एक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकता? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत बनाने का मार्ग है, बिल्कुल। आप तर्क करने की शक्ति यदि आपको सीखनी है तो अधिक से अधिक गणित के सवाल आपको सोल्व करने चाहिए, इसमें नो डाउट, ये सही है। गणित एक अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये गलत है भाई। गणित एक प्रकार का अमूर्त विज्ञान ही है, गणित मूर्त विज्ञान नहीं है। यहां पे ये कथन बिल्कुल सही सही परिभाषित नहीं करता, इसने नहीं पूछा है, तो 3 वाला आंसर मेरे दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न पर मैं आपको लेकर के जाता हूं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने के लिए अच्छी विधि नहीं है? इसमें से ऐसी कौन सी विधि है जो बालकों को गणित संबंधी या गणित से जुड़ी हुई कमजोरी जानने के लिए एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती है? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण या विद्यार्थियों की तुलना करना। देखो, शिक्षण में सबसे गलत भी यही होता है, तुलना करना। जैसे तुलना करोगे तो बच्चों के अंदर हीन भावनाएं विकसित हो जाएगी। जिसको आप अच्छा बताओगे उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जिन बालकों को आप कमजोर बताओगे उन बालकों के अंदर हीन भावनाएं क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। तो गणित समझी कमजोरी दूर करने की अच्छी विधि कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं भाई? नए प्रकरण में विद्यार्थियों के प्रति आप कोई नई चीज पढ़ा रहे हो और बच्चों का ध्यान जो है आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, इसके लिए जो आप एक एनवायरनमेंट बनाते हो, एक गतिविधि बनाते हो, उस गतिविधि को क्या कहा जाता है? इसको प्रीवियस नॉलेज, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या आदर्श प्रश्न? दोस्तों, नए प्रकरण के प्रति ध्यान आकर्षित करने वाली प्रोसेस को कहा जाता है प्रस्तावना, जिसमें अपन पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछते हैं ताकि बालक को जो चीज पता है और वही बालक को पूछा जाए तो बालक को क्या लगता है? अच्छा लगता है, बालक उसमें इंटरेस्ट लेता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। गणित विज्ञान है स्थान का, बिल्कुल सही है, स्थान का विज्ञान है दोस्तों, है ना, बिल्कुल एक केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा का चलो कोई खास नहीं है। मानव गणनाओं का विज्ञान है, बिल्कुल ये भी सही है, मानव जीवन का नहीं। 2 ऑप्शन यहां पे सही है, स्थान का विज्ञान भी सही है, गणित का, यानी जिस पे कूट होना चाहिए। तो 1 व 3 को अपन क्या मानेंगे दोस्तों? 1 व 3 यहां पे क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। पहला और तीसरा सही है, शिक्षा मानव जीवन, इसमें कुछ नहीं है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है दोस्तों? आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, हॉगबेन, सिंपल सा प्रश्न है ये तो। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? पहले प्राइमरी लेवल में बच्चों को गणित क्या पढ़ाए? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक, मेंटलिटी, बच्चों का मानसिक विकास करना तरफ, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य क्या है गणित का, ये हम कॉलेज पास कर लेते तब भी हमें पता नहीं चलता है कि सामाजिक मूल्य क्या है, तो बहुत लेट आएगा। तो सबसे पहला मूल्य मेंटलिटी का विकास करना, मानसिकता का विकास करना। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्य से। अभी बोला था मैंने कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्य से, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति कितनी हुई है इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्देश्यों से। कितना प्यारी प्यारा प्रश्न है आज की क्लास में। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है दोस्तों? प्रकृति का, कठिनाई का या उद्देश्य का? दोनों में उद्देश्यों का अंतर है। उपलब्धि परीक्षण में तो यह पता लगा, उद्देश्य ये होते हैं कि हमने जो बालक को जो सिखाना चाहते थे वो सीखा है या नहीं सीखा है। नैदानिक परीक्षण में बालक ये क्यों कर रहा है इस चीज का पता लगाया जाता है। दोनों संबंधों के अंदर उद्देश्यों का क्या माना जाएगा? अंतर माना जाएगा। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह कौन सा है? सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक? सबसे ज्यादा महत्व है दोस्तों सामाजिक, क्योंकि आर्थिक गतिविधि जो भी आती है वो भी किसके अंतर्गत आती है? आपके सामाजिकता के अंतर्गत ही आती है। तो ऐसे मसला है, रुपये पैसों का काम ज्यादा होता है तो वहीं गणित लगती है, रुपये पैसों के अलावा एक काम में भी गणित की जरूरत होती है। तो सामाजिकता यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कार्य अध्यापक के संबंधित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना? बजट बनाने का काम सरकार है, बल्कि योजना बनाने का काम भी शिक्षक कर सकता है, मार्गदर्शन का काम भी कर सकता है, और पढ़ाने का काम तो टीचर का ही है दोस्तों। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी होती है? कल अपने एडगर डेल को पढ़ा था। एडगर डेल कहता है सबसे कम प्रभावशाली है शाब्दिक और सबसे अधिक प्रभावशाली है दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव या प्रत्यक्ष सामग्री। जो चीज आप जहां बालक को पढ़ा रहे हो उसी जगह पे ले जाकर के बालक को वो चीज सिखाओ, बालक को सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। तो यहां पे आपका उत्तर सही हो जाएगा प्रत्यक्ष
अनुभव आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी? क्या है? रॉबर्ट एंड गेनेन, विलियम जेम्स बर्टन ने क्या ऑप्शन डाल दिया भाई? गलत है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सभी विशेषताएं होती है दोस्तों। कौन कौन सी विशेषताएं होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, इनमें विश्वसनीयता पाई जाती है, इनमें व्यापकता पाई जाती है, इनमें विभेदकारिता पाई जाती है, इनमें वैधता पाई जाती है। यानी कि मूल्यांकन की जो आपके टॉप 5 विशेषता हैं वो पांचों की पांचों जो हैं दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर क्या है दोस्तों, पाई जाती है। ये इनके कोई ऑप्शंस नहीं थे। ये थे आज की क्लास से 50 प्रश्न जिसके ऊपर आज हमने चर्चा की। आज तो 35 मिनट में क्लास खत्म हो गई यार, बहुत तेज चला था, आधे घंटे में पूरी करनी थी, 5 मिनट आगे निकल गए। तो चलो क्लास का टाइम कम हुआ तो प्रश्नों की संख्या जो है अपन धीरे धीरे क्लास के अंदर बढ़ा देंगे, है ना। कल की क्लास कितनी बजे होगी इसकी सूचना आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएगी। कन्हैया एजू सेंटर के नाम से टेलीग्राम पेज है, वो ज्वाइन कर ले। बाकी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, तेज गति से पढ़ते रहे। समय आपका इंपॉर्टेंट है, मैं भी बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड बाय, राधे राधे।